रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बेटा हमने लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है अल्कीन्स की उसको स्टडी करना है, जो कि है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन से पहले हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं अल्कीन्स के स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि एडिशन रिएक्शंस, इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। आज के लेक्चर में हमने पॉलीमराइजेशन को स्टडी करना है। सबसे पहले तो पॉलीमराइजेशन को देखने से पहले कि आपको ये पता होना चाहिए पॉलीमराइजेशन होती क्या है। बेटा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं कि वो आपस में कंबाइन करें और किसी लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करें, तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अगर आप इस फिगर को देखिए तो इसमें हमारे पास ये आपको ये यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, ये स्मॉल यूनिट्स हैं। इनको आप कंसिडर कर लें कि ये कोई भी आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप इन ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या डिफरेंट आप कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर की प्रेजेंस में आपस में कंबाइन करते हैं और चेन फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो अल्कीन्स की भी ये प्रॉपर्टी है कि जो अल्कीन्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपके पास अल्कीन्स हैं वो पॉलीमराइजेशन को शो करते हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो अल्कीन्स है इसका जो पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है कैसे है। ये जो आपको स्मॉल n लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस n का मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं अल्कीन के, यानी कि नंबर कुछ भी हो सकता है ग्रेटर दैन 1 के बाद आप 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। जब आपके पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं अल्कीन के, यहाँ पे इथीन की एग्जांपल ली हुई है, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास पॉलीइथाइलीन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। बेटा इथीन में जो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन। अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स इंशाल्लाह स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की पॉलीमराइजेशन होती है, जिसमें से आपके सिलेबस में 2 इंक्लूडेड हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उनमें से फ़िलहाल के लिए आप इतना माइंड में रख लें कि जो आपके पास ये जो इथीन की या अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन है नॉर्मली एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिंपली आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और किसी भी मॉलिक्यूल की साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पे एलिमिनेशन नहीं होती। तो ये जो इनका डबल बॉन्ड है अल्कीन्स का, ये जो बॉन्ड है इसकी ब्रेकडाउन होगी और ये जो बॉन्ड है ये नेक्स्ट इथीन के मॉलिक्यूल के साथ जो है अटैच हो जाएगा। इसी तरह जो उस अल्कीन का मॉलिक्यूल का जो डबल बॉन्ड होगा वो यानी कि जो पाई बॉन्ड होता है उसकी ब्रेकडाउन होगी और वो जो नेक्स्ट इथीन का मॉलिक्यूल है उसके साथ अटैच हो जाएगा। और इस तरह आपके पास ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा यहाँ तक कि आपके पास एक चेन की जो है फॉर्मेशन हो जाए। तो इस तरह वाली जो आपके पास रिएक्शन होता है जिसमें सिंपली आपके पास मॉलिक्यूल्स की एडिशन हो रही होती है और किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ में एलिमिनेशन नहीं हो रही होती, या फिर आपके पास जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एलिमिनेट नहीं हो रहे होते, तो इस पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। जबकि आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन हो रही होती है। बेटा आपके सिलेबस में पॉलीमराइजेशन है, ये एडिशन और कंडेंसेशन दोनों का मैकेनिज्म भी इंक्लूडेड है, लेकिन जब ये आपके सिलेबस में आएगा इंशाल्लाह हम इसको तब स्टडी करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको ये रिएक्शन याद रहना चाहिए कि आपके पास जो इथीन का एक मॉलिक्यूल है जिसको हम पॉलीमराइजेशन की टर्म्स में मोनोमर बोलते हैं, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं डिफरेंट मोनोमर्स, नंबर ऑफ मोनोमर्स जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो एक लॉन्ग चेन टाइप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम पॉलीथीन या पॉलीइथाइलीन बोलते हैं। तो ये इससे आप शो कर सकते हैं अल्कीन्स का, ये अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ये कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपको नज़र आ रहा है कि 400 डिग्री सेल्सियस जो है आपके पास टेम्परेचर है इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, और 100 atm जो है आपके पास प्रेशर है इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। ये तो आपने याद रखना है। साथ में आपके पास बेटा लिखा हुआ है कि जी ऑक्सीजन ट्रेसेस में यूज़ होती है। ट्रेसेस का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ सम सब्सटेंस, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी हमें इसमें साथ में ऑक्सीजन भी ऐड करनी पड़ती है, तब ये जो रिएक्शन है हमारे पास अचीव होता है। अच्छा बेटा ये जो लास्ट में जो एक लाइन लिखी हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक ऑल्टरनेट कैटलिस्ट बताया गया है कि हम ये वाला कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं बेटर क्वालिटी पॉलीथीन की प्रोडक्शन के लिए, यानी कि अगर हमें गुड क्वालिटी कमर्शियल क्वालिटी पॉलीथीन अगर प्रोडक्शन करनी है तो हम ये वाला कैटल यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम ट्राइएथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट। बेटा इस पूरे कैटलिस्ट को ये जो नीचे आपको लिखा हुआ दिया गया है एल्युमिनियम ट्राइएथाइल, इसका फार्मूला भी दिया गया है, एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये दोनों अगर आप कलेक्टिवली यूज़ करते हैं तो आपको एक बेटर क्वालिटी पॉलीइथाइलीन मिलती है, यानी कि आप इथीन से बेटर क्वालिटी की पॉलीमराइजेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं। इस पूरे कैटलिस्ट को हम कहते हैं ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट।
ये मैं आपको एक फिगर दिखा रही हूँ। इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो नॉर्मली यूज़ किया जाता है पॉलीथीन की पॉलीमराइजेशन के लिए। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी रिएक्शन की। अगर ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, अभी तो आपकी स्टार्ट है, तो बच्चों को इस तरह के स्ट्रक्चर्स ना भी आते हों तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि हम इस तरह भी मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो दरमियान में बड़ी वाली बॉल आपको नज़र आ रही है ये कार्बन है, ठीक है। इसी तरह ये भी आपके पास एक कार्बन है, और ये दरमियान में ये जो दो सॉलिड लाइंस हैं, इसका मतलब ये है कि इन कार्बन्स के दरमियान में जो है 2 डबल बॉन्ड है। जो नीचे वाला बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, और जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। इसके अलावा साथ में जो आपको स्मॉल बॉल्स नज़र आ रही हैं ये है हमारे पास हाइड्रोजन। तो अगर आप गौर करें तो ये इथीन का स्ट्रक्चर है। हम ऐसे भी स्ट्रक्चर्स की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, इसको देख के घबराना नहीं है। सिर्फ मैंने आपको वैसे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए दिखाया है कि हम जो है मॉलिक्यूल्स को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। बहरहाल ये जब इथीन के मॉलिक्यूल्स एन मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, तो आपके पास पॉलीथाइलीन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे अगर आप गौर करें एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि एक इथीन के दोनों कार्बन्स और फिर दूसरी इथीन की दोनों कार्बन्स। तो ये अगर आप गौर करें तो ये एक इथीन की दोनों कार्बन्स हैं और फिर आपके पास दूसरी इथीन की दोनों कार्बन्स हैं, इस तरह करके। तो अगर आप गौर करें तो अब इनके दरमियान में जो है सिंगल बॉन्ड है वो प्रेजेंट। उसकी वजह ये है कि जो नेक्स्ट जो इनका डबल जो बॉन्ड था वो आपके पास दूसरी जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल की कार्बन है उनके साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया। बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोला जाता है इस कैटलिस्ट को। ये जो आपकी सिलेबस में आपकी बुक में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, दोनों जो ये कंपाउंड्स लिखे हुए हैं एल्युमिनियम ट्राइथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इनको कलेक्टिवली हम बेटर क्वालिटी पॉलीथाइलीन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं और इनको जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोला जाता है। पॉलीथाइलीन बेटा आपके पास एक पॉलीमर है जो कि इथीन से बनाया जाता है। अब अगर आपको पॉलीमराइजेशन का क्वेश्चन आ जाए, आपको ये रिएक्शन बिल्कुल सही से ही आना चाहिए। इसके अलावा आपको टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस आनी चाहिए, और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो ये है आपके पास ओरिजिनल फॉर्म पॉलीथाइलीन की। पॉलीथाइलीन जो होती है वो आपके पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये आपने ये नहीं समझना कि ये जो बीड सा पड़ा हुआ है ये एक इथीन का मॉलिक्यूल है। ये एक इथीन का मॉलिक्यूल नहीं है, ये काफ़ी सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर आपके पास ये एक पॉलीमर बनाए, एक यानी कि लॉन्ग चेन बनाई है जो कि इस फॉर्म में आपके पास आपको एक बीड की फॉर्म में नज़र आ रही है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारे मोनोमर्स कंबाइन करके उन्होंने एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बनाया जो कि हमें नेकेड आई से इस बीड की फॉर्म में नज़र आता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इसको हम डिज़ोल्व करके मुख्तलिफ प्लास्टिक्स जो है बना सकते हैं। बेटा इसके अलावा जो हमारे पास ये जो आपके पास स्टायरोफॉर्म होता है ये भी एक किस्म की पॉलीमर है। ये आपके पास पॉलीस्टाइरीन की उससे पॉलीमराइजेशन से ऑब्टेन होता है। तो इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मज़े का टॉपिक है। जब हम इंशाल्लाह माइक्रोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट पॉलीमर्स और उनके वो बनते कैसे हैं और उनकी ओरिजिनल फॉर्म कैसी होती है, हमें नज़र कैसे आते हैं कैटलिस्ट, और ये वो क्या उनके अंदर यूज़ होते हैं और उनका मैकेनिज़्म क्या होता है। फ़िलहाल के लिए आप ये जहन में रखें कि एल्कीन्स जो हैं वो आपके पास पॉलीमराइजेशन शो करते हैं, लेकिन जो आपके पास अल्केन्स हैं वो नहीं करते। अल्काइंस भी करते हैं और अल्कीन्स भी करते हैं। और अगर अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन आ जाए तो आपने उसमें ये वाला रिएक्शन लिखना है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस क्या हैं वो लिखनी है, इसके अलावा कैटलिस्ट क्या है वो लिखना है। तो मेरा ख्याल है टॉपिक आसान सा है, तो थोड़ा सा आप अगर माइंड में रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जब हम अल्काइंस की पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन तो आपने इसको उससे मिक्स नहीं करना। अगर आप इसको अभी याद कर लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हमारे पास यूजेस दिए गए हैं इथीन के, कि हमारे पास इथीन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जी इथीन से आपके पास पॉलीथीन बनती है, या पॉलीथीन या पॉलीइथाइलीन एक ही चीज़ के नाम है। हमारे पास पॉलीइथाइलीन बनती है तो जो कि एक प्लास्टिक मटीरियल, इससे हम टॉयज़, केबल्स, बैग, बॉक्सेस ये वाली चीज़ें बनाते हैं फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये जो हमारे पास रॉ फ्रूट्स होते हैं, कच्चे फल होते हैं, उनको हम पकाने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं वो इथीन है। बेटा ये आपकी बुक में लिखा हुआ है इथीन है। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए वो इथीन भी करते हैं और इथाइन भी करते हैं, जिसको एसिटाइलिन भी कहा जाता है। इथीन और इथाइन दोनों को यूज़ किया जाता है फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए, फलों को पकाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है एक केमिकल सब्सटेंस है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये उसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2। इसका जो पाउडर होता है वो हम जो भी आपके फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर रख देते हैं। जब कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ कांटेक्ट होता है तब हमारे पास
जो इथाइलिन है, सॉरी एसिटाइलिन है, वो प्रोड्यूस होती है। जो इथाइन है वो प्रोड्यूस होती है, जिसको एसिटाइलिन भी कहा जाता है। तो वो जो आपके पास जो फ्रूट्स की है वो राइपनिंग करती है। ये जो एक केमिकल रिएक्शन अभी मैंने बोला है कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ, ये आपकी बुक में भी गिवन है। ये गिवन है आपकी सेकेंड ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 2 पे। आप बच्चे मुझे देख के बताएंगे कि ये रिएक्शन कहाँ गिवन है। मैंने आपको बता दिया चैप्टर नंबर 2 पे ये रिएक्शन जो है ये गिवन है आपके पास कैल्शियम की प्रॉपर्टीज़ में। तो वहाँ से आप देख के मुझे बताएंगे कि मैंने किस रिएक्शन की बात की है। बहरहाल यहाँ पे तो फ़िलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि इथीन और इथाइन जो हैं ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए। क्योंकि ये गैसेस हैं तो डायरेक्ट तो हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इनको जो है किसी ना किसी तरह से अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर लेते हैं और उसको फ्रूट्स के अंदर रख देते हैं। जब वो वाटर के साथ उसका कांटेक्ट होता है, वाटर जब उसके साथ मिक्स होता है या मॉइस्चर एयर का किसी भी तरह, या उसको वेट करके रखते हैं, तब आपके पास जो है एसिटाइलिन जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो फ्रूट्स को राइप करती है। अच्छा जी, एज जनरल एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया के तौर पे आपके पास यूज़ होती है बेटा। ये पहले यूज़ होता था, अब तो हमारे पास सोफिस्टिकेटेड जो है एनेस्थेटिक मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन जो आपके पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें से अक्सर की प्रॉपर्टी होती है कि ये एनेस्थेटिक होते हैं, मतलब कि ये फेंटनेस जो है कॉज कर सकते हैं, या इस तरह की, जैसे आपके पास क्लोरोफॉर्म है वो भी एक एनेस्थेटिक है। तो लेकिन अब इनको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हमारे पास सोफिस्टिकेटेड एनेस्थेटिक जो मटीरियल्स हैं वो मौजूद हैं। तो पहले इसको यूज़ करते थे एज इन जनरल एनेस्थेटिक मटीरियल, यानी कि सर्जरी वगैरह करने से पहले इसको अप्लाई कर दें ताकि पेन वगैरह जो है वो फील ना हो। अच्छा जी, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो केमिस्ट्री के एतबार से है आपकी बुक में, वो है जी प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन के लिए हम इथाइलिन जो है वो इथीन जो है उसको यूज़ करते हैं। मस्टर्ड गैस बेटा एक केमिकल था जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ हुआ था। मेरा ख्याल है आप सेकेंड ईयर में आगे होंगे और अब आपकी इस्लामियात की जगह पाक स्टडीज़ पढ़ रहे होंगे। आपने मुझे ये भी बताना है वर्ल्ड वॉर की डेट्स क्या हैं वर्ल्ड वॉर 1 की, ठीक है ना। अच्छा, बहरहाल वर्ल्ड वॉर 1 में जो है आपके पास मस्टर्ड गैस जो है एज ए वेपन यूज़ हुई थी, केमिकल वेपन, मतलब कि एनिमी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके पास से एक केमिकल वेपन के तौर पे मस्टर्ड गैस जो है वो यूज़ हुई थी। ये आपके पास इस किस्म का सब्सटेंस होता है, एक हॉट बॉइलिंग लिक्विड होता है, यानी कि जब आपके पास ये अगर स्किन के ऊपर इसका कॉन्टेक्ट हो जाए, स्किन के ऊपर गिर जाए, तो ये वहाँ पर ब्लिस्टर्स जो हैं वो कॉज करता है, छाले बना देता है और काफ़ी स्वेयर बर्निंग होती थी इससे। तो वर्ल्ड वॉर 1 में एनिमीज़ के अगेंस्ट ये यूज़ किया जाता था मस्टर्ड गैस, जो यूज़ की जाती थी एज ए वेपन। हम देखते हैं कि बेटा अब तो इसके जो है उसकी सिंथेसिस पे बैन है। उस वक़्त इसको बनाया गया था ताकि जो दुश्मन है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो बहरहाल हम देखते हैं कि जो आपके पास ये मस्टर्ड गैस है इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। ये आपके पास इथीन है और ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसके साथ सल्फ़र का एक कंपाउंड है। जब आप इसके साथ इथीन को रिएक्ट करवाते हैं तो बड़ी सिंपल बात है, दोनों कार्बन के साथ सिंपल एक हेलोजन्स की एडिशन होगी और एक सल्फ़र जो है वो दोनों जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में ब्रिज बॉन्डिंग करेगा। ये अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये और यहाँ पे 2 इथीन के मॉलिक्यूल हैं, तो एक इथीन का मॉलिक्यूल ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों के साथ एक क्लोराइड ऐड हो गया। तो एक कार्बन की तो जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होगी, दूसरे की नहीं होगी अगर वो एक बॉन्ड और ना बनाए। तो वो जो अपना रिमेनिंग बॉन्ड है वो सल्फ़र के साथ उसकी फॉर्मेशन करते हैं और हमें अलग से सल्फ़र जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। ये नीचे आपको इसका जो आईयूपैक नेम है वो भी दिया गया है, 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, 2,2 डाइक्लोरो, क्योंकि जो दोनों ये कार्बन आपके पास 1 है और ये आपके पास कार्बन नंबर 2 है। इसी तरह नीचे वाली मॉलिक्यूल की भी ये आपके पास कार्बन नंबर 1 है और ये आपके पास कार्बन नंबर 2 है। तो आपके पास ये आपके पास कार्बन नंबर 2 है सेकंड वाली। तो दोनों, क्योंकि दोनों पूरे मॉलिक्यूल की दोनों जो 2,2 कार्बन है उनके ऊपर क्लोराइड लगा हुआ है, तो ये हो गया आपके पास 2,2 डाइक्लोरो इथाइल, इसलिए क्योंकि 2 कार्बन अटैच हैं। ये 2 चेन का मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हम दोनों की जो नेमिंग है वो अलग अलग कर रहे हैं। आपने इसको 1 2 3 4 नहीं कर लेना है। अच्छा, 2,2 डाइक्लोरो, क्योंकि दोनों सेकंड कार्बन के साथ आपके पास क्लोराइड अटैच है। अच्छा, इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन वाले सब्सटेंसेस लगे हुए हैं, तो 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड, सल्फ़र की वजह से आपके पास। तो ये हमारे पास होती है मस्टर्ड गैस। ये जो नेम है इसका, आपने मस्टर्ड गैस का ये पैक नेम ये याद रखने। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन का, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है पेपर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इट इज़ अ पावरफुल वेजिकेंट। वेजिकेंट बेटा हम एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन करता है, यानी कि छाले वगैरह जो हैं उसकी जो है आपके पास जो स्किन के ऊपर है वो छाले बना देता है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम वेजिकेंट कहते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में देखिए कि आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारे पास जो इथीन है ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स को बनाने के तौर पे यूज़ होती है, जिनमें नंबर 1 है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल होता है आपके पास एंटी फ्रीज़। एंटी फ्रीज़ हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम किसी भी लिक्विड के अंदर ऐड कर दें तो वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होती थी, जैसे कि वाटर है, और उसके अंदर अगर हमने थाइलीन ग्लाइकोल ऐड कर दिया है तो वो अब -1 या -2, 3, 4 इस तरह किसी टेम्परेचर पे फ्रीज़ होगी, यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम डिक्रीज़ कर देते हैं ताकि वो जो है देर से फ्रीज़ हो, या ताकि उसकी जो फ्रीजिंग है वो ना हो। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम एंटी फ्रीज़ कहते हैं। नॉर्मली जिन एरियाज़ में टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ पे हम ऑटोमोबाइल्स के जो ऑयल्स होते हैं उनके अंदर हम लुब्रिकेंट्स के अंदर एंटी फ्रीज़ ऐड करते हैं ताकि वो फ्रीज़ ना हो जाए। जैसे कि यूरोप वगैरह में जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे जो लुब्रिकेंट्स होता है उसके अंदर हम एंटी फ्रीज़ ऐड कर देते हैं, गाड़ियों के लुब्रिकेंट्स के अंदर एंटी फ्रीज़ ऐड करते हैं ताकि वो जो है फ्रीज़ ना हो जाए, और जिसकी वजह से अगर वो फ्रीज़ हो गया फिर तो वो यूज़लेस है। तो उनको उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम करने के लिए, मज़ीद कम करने के लिए हम एंटी फ्रीज़ ऐड करते हैं। एथाइल हैलाइड ये तो आप पढ़ चुके हैं कई बार कि क्या होता है हमारे पास, इसी चैप्टर में हमने कई बार स्टडी किया है कि एथाइल हैलाइड्स क्या होता है। यानी कि आपके पास अगर कोई हेलोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो 2 डबल कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में तो हम इसको एथाइल हैलाइड कहते हैं। इसी तरह एथाइल अल्कोहल या एथानॉल को भी आप पढ़ चुके हैं। जो आपके पास अल्कीन है इसकी ऑक्सीडेशन से हम इथाइल अल्कोहल जो है वो बना सकते हैं। बेटा ये मेरा ख्याल है आज का लेक्चर बड़ा आसान था, आपको मेरे ख्याल है सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर मैंने कुछ स्किप कर दिया है या कुछ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।